नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा आज टेक्निकल चैनल पे और एक नया वीडियो ला के आया हूँ। फ्रेंड देखिए, आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल फ्रेंड देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना सारे हमारे डिप्लोमा का स्टूडेंट फ्रेंड, उसके साथ साथ जो ITI का स्टूडेंट है फ्रेंड, ITI का फ्रेंड बहुत सारा होता है। जैसे कि फ्रेंड हमारा फर्स्ट तो ट्रेड होता है फ्रेंड हमारा हमारा फिटर हुआ, फिर हमारा हुआ टर्नर, फिर हमारा हुआ फ्रेंड्स मशीनिस्ट। और भी बहुत सारा ट्रेड है फ्रेंड्स हमारे ITI में। 1 ईयर का भी कोर्स है फ्रेंड। ये सारा हमारा क्या है, 2 ईयर्स का कोर्स है। और फ्रेंड्स हमारा जो डिप्लोमा होता है नॉर्मली तो 3 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स का कोर्स होता है। बट अगर लैटरल एंट्री होता है फ्रेंड तो उसमें भी 2 ईयर्स कोर्स होता है। ठीक है, लैटरल एंट्री। तो फ्रेंड्स ये सारा जो है, ये टोटल जो है ये मैकेनिकल रिलेटेड है फ्रेंड्स। सब टोटल जो हमारा मैकेनिकल रिलेटेड जितना सारे ब्रांच है फ्रेंड, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो है फ्रेंड देखिए, आप देख पा रहे हो कुछ में ये एक ड्राइंग है फ्रेंड्स, 3D मतलब फिगर है। देखिए फिगर पे पहले दिख रहा है आप कास्ट आयरन, रॉट आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, कार्बन स्टील, ब्रास, जिंक, कॉपर, लीड, टिन, टिटेनियम, एलो स्टील। तो ये जितना सारे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सारे हमारा मटेरियल्स हैं और सारा इंजीनियरिंग वर्क्स में हमारा यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं क्या हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ एक नए मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने आज शुरुआत किया इंजीनियरिंग मटेरियल का, तो इंजीनियरिंग मटेरियल का जितना सारे टॉपिक से टोटल टॉपिक में कवर कर दूंगा। उसके साथ साथ जितना सारे ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप फ्रेंड्स कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो ना फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो फ्रेंड्स इसरो का एग्ज़ाम क्यों ना हो, फिर हमारा DRDO क्यों ना हो, फिर रेलवे क्यों ना हो, फिर हमारा ONGC, ठीक है, जितना सारे पब्लिक सेक्टर, IOCL, फिर हमारा दिल्ली मेट्रो हुआ, ठीक है, बहुत जितना सारे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है फ्रेंड्स, जितना सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको इस इंजीनियरिंग मटेरियल से एक भी क्वेश्चन अगर आए ना तो आपको लगेगा मैंने इस क्वेश्चन को तो पढ़ा है फ्रेंड। ठीक है, इतना श्योर। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल्स रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ मटेरियल दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। देखिए बहुत सारे मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, देखने मतलब देखिए ये कास्ट आयरन है, फिर ये रॉड आयरन है हमारा, ये एल्यूमिनियम। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ मटेरियल्स है जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन पे यूज होता है, और जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो मैन मेड होता है फ्रेंड, इंसान बनाता है। ठीक है, और जो हमारा नेचुरल मिलता है फ्रेंड, जो हमको नेचुरली मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमारा अर्थ का जो हमारा कोर्स है। ठीक है, नेचुरल जो होता है वो अर्थ का कोर्स से मिलता है, वो और शेप में मिलता है और। ठीक है, जो इसका रॉ मटेरियल होता है ये और मतलब पत्थर जैसा स्टोन टाइप्स का मिलता है, उसको मेल्ट करके फिर उसका बहुत सारे प्रोसेस है फ्रेंड। ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में, टोटल इंजीनियरिंग मटेरियल चैप्टर में फ्रेंड्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम हॉल में। तो जो मैन मेड स्ट्रक्चर और कंपोनेंट जो भी हम पार्ट बनाते हैं वो सारा का, जैसे कि मानिए आपका कोई इंजन का गियर हो तो वो जनरली कास्ट आयरन से बना, तो या तो कुछ कास्ट आयरन से मानिए हम एल्यूमिनियम को ऐड कर देंगे, उसका प्रॉपर्टी चेंज होएगा। स्टील जैसे कि देखिए स्टील के अंदर क्या होता है ना, हमारा आयरन और कार्बन मिक्सिंग रहता है, मतलब एलॉय होता है स्टील। तो इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को हम क्या करते हैं, कंपोजिट भी कर सकते हैं, बेस मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, लीड, टीन, ये सारा का बेस मटेरियल है फ्रेंड। कॉपर, जिंक से बेस मटेरियल मतलब सिंगल मटेरियल, ये हमारा एलॉय मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अभी इंजीनियरिंग मटेरियल्स को फिर हमारा क्या 2 कैटेगरीज पे डिवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक मेटल और नॉन मेटल फ्रेंड्स। मेटल जो है देखिए, तो ये नॉन मेटल हम बाद में पढ़ेंगे, तो पहले मेटल को देख लेते फ्रेंड्स, और इसका प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है फ्रेंड। प्रॉपर्टीज से कोई भी एग्जाम में 1 मार्क्स का 100% है। ठीक है, और मैं आज जितना प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ उसमें से ही आएगा फ्रेंड्स, उसमें से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं टोटल डीपली यहाँ पे दे दिया हूँ, जो कोई भी एग्जाम अगर आप
देने के लिए जाओगे तो अगर प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या देखते हैं, मेटल क्या है ना, मेटल इज एन ओपैक फ्यूजिबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो देखिए मेटल जो होता है फ्रेंड्स, धातु बोलते हैं हम उसको, हिंदी में धातु होता है और एक है अधातु, ठीक है। तो ओपैक मतलब क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं हम। जैसे कि ग्लास फ्रेंड, ग्लास क्या होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ओपैक का मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक स्टील को लीजिए, तो वो आप इस तरफ से उस तरफ कुछ विजिबिलिटी नहीं होता है, बट एक ग्लास को आप विजिबिलिटी बोल सकते हो। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, पर हमारा जैसे कि आप चश्मा पहनते हो तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। पर मेटल, अगर वहाँ पे मेटल का पतला प्लेट लगा दिया जाए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मेटल इज एन ओपैक, फ्यूजिबल मतलब वो मेल्ट हो जाता है, और डक्टाइल, डक्टाइल मतलब वो क्या होता है, वायर, वायर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फ्यूजिबल मतलब वो मेल्ट हो सकता है बाय द हीट, ठीक है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट को भी पास कर पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या हो, फॉलो कर पाएगा, मतलब उस पास हो जाएगा। तो मेटल्स को भी फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो है फेरस मेटल, एक तो है नॉन फेरस मेटल। फ्रेंड्स जो फेरस मेटल होता है ना, वो मेनली आपको याद रखना है, उसमें मेन है हमारा आयरन कंटेंट और कुछ नहीं, जिसमें आयरन है और मैग्नेटाइज है फ्रेंड, आयरन और मैग्नेटाइज। तो जिसमें आयरन होगा वो मैग्नेटाइज तो होगा ही होगा, कंफर्म, मैग्नेटाइज, सॉरी मैग्नेटाइज, ठीक है। तो दीज देखिए, दोज विच हैव आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, आयरन हमारा क्या मेन है उसमें, सच एज देखिए एग्जांपल दिया है यहाँ पे, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील एंड इट्स एलॉय। तो जितना सारे यहाँ पे पिग आयरन है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, इट्स एलॉय है, सब में क्या होता है ना, आयरन जो हमारा है वो मेन हमारा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। फिर नॉन फेरस मेटल पे वही आयरन वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आयरन एज देयर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, विच हैव मेटल अदर देन आयरन, ठीक है, मतलब आयरन वहाँ पे नहीं है, आयरन को छोड़ के। तो उस एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉपर है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, ब्रास, टीन, जिंक, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कोबाल्ट मटेरियल, गन मेटल, तो वो सारे क्या होता है, एलॉय मटेरियल्स हो जाता है। तो बहुत सारे मटेरियल है मेटल्स को। फ्रेंड्स देखिए मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें तीन कैटेगरीज किया हुआ है प्रॉपर्टीज को, और ये प्रॉपर्टीज और उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो जो प्रॉपर्टीज होता है फ्रेंड और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, देखिए तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज दिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है एक, और एक है फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक है केमिकल प्रॉपर्टी। देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सॉरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये प्लास्टिसिटी, ये सब हमारे का है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है फ्रेंड, हमारा मान लीजिए उसका कलर कैसा है, ठीक है, कलर कैसा है, फिर हमारा उसका साइज कैसा है, फिर उसका शेप कैसा है, ठीक है, फिर उसका मास, ठीक है, वेट। तो ये सारा जो हो हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है फ्रेंड, उसका अंदर का बॉन्डिंग, जो हमारा एटॉमिक बॉन्ड वगैरह है अंदर का, ठीक है, वो सारा हमारा क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर बाद में पढ़ेंगे फिजिकल। फिर देखो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बोलेगा कि एक व्हाइट मेटल वहाँ पे है तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी में आता है, तो वो कल मतलब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। पर जनरली जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी से आता है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फर्स्ट हमारा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में देखिए द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग और येल्डिंग। तो देखिए फ्रेंड मानिए यहाँ पे एक रॉड है और नीचे से दो सपोर्ट दिया है, ठीक है, ये दो फ्रेंड, ये दो सपोर्ट है, ये एक रॉड है, और ऊपर से कोई एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये ऊपर से हम फोर्स दे रहे हैं। तो रॉड क्या होगा, धीरे धीरे रॉड क्या होगा, ऐसे बैंड हो जाएगा। पर बैंड हो जाएगा फिर भी वो जो बाहर से जो फोर्स हम दे रहे हैं उसको क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। कब तक रेजिस्ट करेगा, जब तक इसका येल्डिंग पॉइंट तक उसका नहीं जाएगा। तो देखिए एक्चुअली स्ट्रेंथ का मतलब है हम बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे पर वो विदाउट ब्रेकिंग भी नहीं होगा और येल्डिंग भी नहीं होगा, ठीक है। मानिए
फोर्स देते जा रहे हैं, हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं और मानिए यहाँ पे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐसा फोर्स देते थे। ऐसा आया 50 न्यूटन फोर्स में हमने 1 न्यूटन से शुरू किया और 50 न्यूटन में जाके क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया 50 न्यूटन में जाके। तो इसका जो येल्डिंग पॉइंट है वो हो जाता हमारा 50 न्यूटन। ठीक है, येल्डिंग पॉइंट। तो वो 49 न्यूटन तक वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ फ्रेंड। तो 49 तक वो उसका रेजिस्ट किया, तो उसका जो स्ट्रेंथ वहाँ तक ही है। तो स्ट्रेंथ अब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स क्या है। कोई भी एक ब्रिज बनाते हैं फ्रेंड, उसका भी स्ट्रेंथ रहता है। घर का कोई भी बीम देता है या तो कलम जो स्ट्रूट्स कहते हैं, उसका भी कोई कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एक रहता है, स्टैंडर्डाइज करके मतलब कैलकुलेशन करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ब्रिज में लिखा होता है कि 50 टन के ऊपर से ज़्यादा नहीं जा सकते, या तो 500 टन ऐसे लिखा होता है। तो उसका क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका एबिलिटी है उतना, उससे ज़्यादा अगर दोगे तो ब्रिज मतलब टूट के नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा आपको फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेसेस। तो मोड देखिए, अंडर स्ट्रेसेस मतलब क्या है, मानिए कोई भी एक मेटल है फ्रेंड यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं फ्रेंड, प्रेस दे रहे हैं मतलब प्रेस कर रहे हैं। कोई फोर्स बाहर से इम्पैक्ट फोर्स नहीं आ रहा है, हम दबा रहे हैं। तो उसमें जो क्या होगा, वो जो डिफॉर्मेशन होता है, मानिए कोई एक पत्थर ले लीजिए, उसको हाथ से स्ट्रेस कीजिए, तो वो क्या होता है, वो रेजिस्ट मतलब डिफॉर्मेशन नहीं होता है फ्रेंड, मतलब उसका साइज कुछ चेंजेस नहीं होता है। आप नॉर्मली एक तकिया ले लीजिएगा, तकिया को अगर आप दबाओगे तो तकिया क्या होता है, प्रेस हो जाता है। पर अगर उस टाइम अगर आप एक पत्थर को दबाओगे तो पत्थर कुछ नहीं होगा, उसका जो शेप साइज कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। तो उसका हम बोलेंगे स्टिफनेस। तो स्टिफनेस को हम मेजर कैसे करते हैं ना, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसको हम बोल सकते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस को हम मेजर करते हैं स्टिफनेस। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड, टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो फ्रेंड ये जो टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक का, जो कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दूसरे टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, उसके लिए एक अलग से टॉपिक है। उससे देखिए मैंने अभी भी कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया था आईटीआई का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो इसरो में एग्जाम होता, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन आया, 3-4 क्वेश्चन आया। तो फ्रेंड्स आपको तो ये पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, कोई मानिए बाहर से हमें कोई एक फोर्स दे रहे हैं फ्रेंड्स, और वो फोर्स देने के बाद उसका क्या होता है, कुछ शेप चेंज हो गया। बाद में जब फोर्स को हम विड्रॉल कर लेंगे, फिर वो ऑटोमेटिक रीगेन हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। रीगेन कब रीगेन हो जाएगा, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मेटल है, मानिए हमारा स्टील है। ठीक है, स्टील को हमने बाहर से प्रेस किया, तो उसका अंदर का कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, पर हमको आंखों से दिखाई नहीं देता, पर इंटरनली डिफॉर्मेशन होता है फ्रेंड। ठीक है, तो जब इंटरनली डिफॉर्मेशन होता है, फिर जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का हम रिमूव करते हैं फ्रेंड, तो क्या आता है, उसका जो ओरिजिनल शेप पहले जिसका डायमेंशन था, उस डायमेंशन में वो चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए ड्राइंग बना के देखिए, ये हम मानिए एक बॉडी है और हमने दोनों तरफ से फोर्स दिया, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो मानिए टोटल जो लेंथ है मान लीजिए एल है, और जो आफ्टर फोर्स देने के बाद क्या होगा, डेल एल हो गया। ठीक है, मतलब चेंज हुआ, जितना ये जो डेल एल चेंज हो गया, इसको हम चेंजिंग लेंथ बोलते हैं, नया जो लेंथ हुआ। तो अभी जब हम फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो फिर से एल में आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ में, और रिटर्न आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रीगेन हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टील इज मोर देन इलास्टिक देन द रबर। तो ये क्वेश्चन ना हर जगह आता है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि स्टील और रबर में दोनों में से इलास्टिक कौन सा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे उसको लगता है कि रबर ही है, पर रबर जो है गलत आंसर हो जाएगा। वहाँ पे स्टील जो है वो वहाँ पे परफेक्ट आंसर है। कि जनरली लोगों को लगता है यार रबर में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है। रबर को अगर फोर्स देंगे ना फ्रेंड, तो जितना उतना जल्दी लेंथ ओरिजिनल नहीं गेन कर पाएगा जितना जल्दी एक स्टील गेन कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं
प्लास्टिसिटी क्या होता है ना, इलास्टिसिटी का अपोजिट है। ये मानिए हम बाहर से फोर्स दे रहे हैं फ्रेंड, मानिए ये हमारा बॉडी है, यहाँ से भी हम फोर्स दिया और इस साइड से भी हमने फोर्स अप्लाई किया। फिर मानिए इसका जो ओरिजिनल लेंथ था और आफ्टर फोर्स क्या हो गया, चेंजेस हो गया, कुछ डेल चेंज हुआ, ठीक है। पर जब हम फोर्स को विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, फोर्स मान लिया हम रिमूव कर दिया पर उसका ओरिजिनल शेप नहीं आया, तो इसका हुई रिटेन द डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन होकर रह गया है ऑलरेडी, उसका कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब और फिर रिटर्न नहीं आया अपने शेप में। तो ये होता है प्लास्टिसिटी। तो द प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग, स्टैंपिंग इमेज इन कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स। तो ये सारे जो है फॉर्जिंग में यूज होता है, स्टैंपिंग में यूज होता है, इमेज कॉइन जो बनाते हैं, जो 1 रुपया का सिक्का या तो 5 रुपये सिक्का, उसमें यूज होता है, और ऑर्नामेंटल और जो भी हमारा जो ज्वेलरी वगैरह बनता है उसमें प्लास्टिसिटी यूज होता है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर डॉक्टरेट से शुरू कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट में और भी एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ठीक है। तो मेरा जितना भी व्यूअर्स बढ़ेगा, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा, तो मुझे और भी इंटरेस्ट लगेगा क्लास बनाने में, ठीक है। और भी आप लोगों को कोई भी डाउट होना तो हमें 100% बोल सकते हो कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।